Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS 302/KAS 402. And here we are in lecture number 4A of unit number 3. So, in the previous lecture हम लोग बात कर रहे हैं मोमेंट्स की कि मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल मोमेंट्स हैं या मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्री नंबर है, दैट इज रॉ मोमेंट्स, एंड व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट अबाउट ओरिजिन, या ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, हम सभी कैलकुलेशन देख चुके हैं. नाउ इन दिस लेक्चर एक अनदर वे है मोमेंट्स कैलकुलेट करने का, एंड दैट इज कॉल्ड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. जी हाँ, जब आपको कुछ पर्टिकुलर फंक्शन दिए जाते हैं लाइक कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, तो उस केस में हम सबसे पहले मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करते हैं एंड देन उसके बाद हम वहां से मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं. राइट. सो इस लेक्चर में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो यही सीखेंगे कि किस तरह से कंटिन्यूअस फंक्शन अगर हमें गिवन है तो हम कैसे एमजीएफ कैलकुलेट करते हैं. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फ्रॉम अ कंटिन्यूअस फंक्शन. सो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, अब जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि बेसिकली फंक्शन की टाइप पे डिपेंड करता है हम किस तरह से एमजीएफ कैलकुलेट करने वाले हैं. तो यहाँ फंक्शन दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है मेनली. वन इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द डिस्क्रीट कैटेगरी, डिस्क्रीट टाइम फंक्शन. तो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट बेसिकली होते क्या है? सो अगर मैं कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करूं और मैं आपको बोलूं सपोज दिस इज अ फंक्शन ग्राफ, देयर इज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, राइट, दैट इज डिपेंडेंट ऑन एक्स. अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन है, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, राइट, ऑन एवरी वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम 0 to 1 और 0 to 10, कि 0 से 10 के बीच में आप अगर मैं कहीं पे बोलूं कि चलिए x इज इक्वल टू 5, तो आप मुझे बोलोगे सर एफ एक्स इज इक्वल टू 1. मैं कहता हूं x इज इक्वल टू 6, देन एफ एक्स इज इक्वल टू अगेन 1. दैट मींस हर एक वैल्यू पे अगर मैं आपसे बोलता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 0.01, तो आप मुझे बोलोगे सर 0.01 पे वैल्यू क्या है? वैल्यू 1 ही है. दैट मींस 0 से 10 तक की जो रेंज है उस रेंज के अंदर सिग्नल आपका कंप्लीटली डिफाइंड है. दैट टाइप ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल. तो अगर हम इसे डिफाइन करते हैं तो हम इसे ऐसे डिफाइन करते हैं, दिस इज सिग्नल इज वैल्यू इज 1 फॉर x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन अप टू 10. तो दिस इज अ कंप्लीट रेंज. बट वहीं पे अगर मैं सिग्नल को बोलूं कि सिग्नल इज डिफाइंड लाइक दिस वे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3 एज ऑन अप टू 10, यानी 0 1 2 3, यानी एक एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू केवल 0 पे डिफाइन है, दैट इज 1, 1 पे डिफाइन है 1, 2 पे डिफाइन है 1, 3 पे डिफाइन है 1, राइट. सो केवल फंक्शन जो है वो x की पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए डिफाइन हुआ है, ऑल वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है. अगर अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1.1, तो 1.1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है. सो व्हेन द फंक्शन इज डिफाइंड एट पर्टिकुलर वैल्यूज और एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, देन द फंक्शन इज कॉल्ड डिस्क्रीट टाइम फंक्शन. और डिस्क्रीट टाइम फंक्शन को जब हम एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली इसमें यूज होता है समेशन, क्योंकि अगर आपको याद हो जब आप समेशन को एक्सपैंड करते हैं तो विल सिंपली लेट n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 एज ऑन. बट वहीं पे अगर फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, सो कंटिन्यूअस को एक्सप्लेन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए आई विल यूज दिस इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ही यूज होता है. ईच एंड एवरी वैल्यू हमारी वहां पे डिफाइंड है इन अ पर्टिकुलर रेंज, राइट. सो दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योर बोथ टाइप ऑफ फंक्शन, चाहे वो डिस्क्रीट है या वो कंटिन्यूअस है. अब आप लोगों को अपने आप पहचान करनी होगी इन द गिवन क्वेश्चन की फंक्शन कैसा दिया गया है, और उसके बेस पे फिर हम सिलेक्शन करते हैं कि हमें एमजीएफ किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, आइदर इट इज फॉर कंटिन्यूअस और फॉर डिस्क्रीट, राइट. सो अगर मैं बात करूं फॉर्मुलाज की, सो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए यहाँ पे फॉर्मुलाज अवेलेबल हैं. अगर आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वी हैव टू डू इंटीग्रेशन e to the power tx fx dx, this is the given function, and in case of discrete then we use summation formula e to the power tx fx, this is the given function. और यहाँ पे हम summation यूज करेंगे जिसमें आपका x की लिमिट रेंज, एक तरह से x के लिए summation एक्सपैंड होता है, x is equal to 0 to n या as on whatever the given inside your function, right. So these are the two formulas जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है to calculate the moment generating function. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से बनाने के लिए यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड में एक क्वेश्चन रख रहा हूं आपके आगे. सो सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखते ही आपको पहचानना है कि फंक्शन किस कैटेगरी में है, आइदर कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, राइट. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. ऑब्टेन द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल हैविंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस.
अभी अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं तो यहाँ पे आप इन वर्ड्स को अभी के लिए छोड़ सकते हैं कि व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज पीडीएफ, ये जब हम आगे चलेंगे अपने यूनिट नंबर 4 में वहां पे आप लोग और अच्छे से समझ जाएंगे। बट फिलहाल के लिए अभी केवल इस पार्ट पे एम्फेसिस देते हैं कि वी हैव टू कैलकुलेट द एमजीएफ, राइट। हमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करना है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन फंक्शन या फॉर दिस गिवन फंक्शन। और फंक्शन कैसा है, जी हाँ, अब आप इसे देखकर पहचान कर चुके होंगे कि दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस टाइम फंक्शन, राइट, बिकॉज ये फंक्शन 0 to 1 तक के लिए डिफाइन है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे x एक्सेस लेता हूं तो 0 से 1 तक के लिए फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है कि दिस इज सपोज x। 1 से 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है सपोज दिस इज 2 - x। और 2 के अलावा या 0 से पहले फंक्शन लाई नहीं करता, दैट मींस इट इज 0 ऑन दिस एंड। सो दैट मींस मेरा फंक्शन एक कंप्लीट रेंज में डिफाइन है। अगर मैं कहता हूं 0 से 1 में x की वैल्यू 0.5 भी रखता हूं तो उस 0.5 पे मुझे फंक्शन की वैल्यू पता है, दैट इज 0.5, राइट, क्योंकि 0 से 1 तक के बीच में क्या है, फंक्शन x है। तो जो आप x की वैल्यू मानोगे वही वैल्यू आपके फंक्शन की हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। और कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए अगर मुझे mgf कैलकुलेट करना है देन हमारा फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा कि mxt इज इक्वल टू -infinity to infinity e to the power tx fx and dx, राइट। नाउ अब इस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन एक्सपैंड करना होगा। तो अगर मैं इस लिमिट्स को ब्रेक करूं जो कि मेरी -infinity से infinity है, तो एज पर द क्वेश्चन मेरी एक लिमिट एग्जिस्ट करती है 0 से 1 जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x, तो ये हो जाएगा e की पावर tx into x of dx। और दूसरी लिमिट है यहाँ पे 1 से लेके 2 तक जहां पे मेरे फंक्शन की वैल्यू दी गई है 2 - x और dx, राइट। अब अगर इससे पहले की बात करें तो यहाँ पे होगा -infinity से 0 तक जो कि अल्टीमेटली 0 है। और अगर इसके बाद की बात करूं तो 2 से लेके इंफिनिटी तक भी फंक्शन 0 है। तो यानी ना तो आपका आगे वाला पोर्शन लाई करेगा ना 0 से पहले वाला लाई करेगा। केवल कौन से पार्ट पे हमें एम्फेसिस करना है, कौन से पार्ट को कैलकुलेट करना है, दैट इज 0 to 1 and 1 to 2 only, right? So we will solve these two integration to get our mgf यानी कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन यहां से आ जाएगा। अब अगर इसे इंटीग्रेट करना है तो आप इंटीग्रेशन देख सकते हो, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और ये दोनों ही वैल्यूज जो हैं वो x का फंक्शन है, राइट। और जब इंटीग्रेशन में इस टाइप का क्वेश्चन होता है जहां पे दोनों ही फंक्शन आपके x के फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, जी हाँ, एक पार्ट कांस्टेंट, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस जिसको कांस्टेंट रखा था उसका डिफरेंशिएशन और जिसको इंटीग्रेट करा था उसका वापस से इंटीग्रेशन। तो यूज करते हैं इस फॉर्मूले को और इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट अस कंसीडर, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेता हूं, दिस इज 0 to 1 x into e to the power tx dx plus the second function is 1 to 2 2 minus x e to the power tx and dx. This is our moment generating function calculation, राइट। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो ये इंटीग्रेशन कहता है फर्स्ट फंक्शन मैंने x को कांस्टेंट रखा और e to the power tx का इंटीग्रेशन करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में t क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। देन माइनस साइन, जिसको हमने कांस्टेंट रखा था उसका डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और e to the power tx by t, ये जो वैल्यू आपको मिलती है इसका वापस इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो अगर इसका वापस आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यू विल गेट e की पावर tx डिवाइड बाय t स्क्वायर, क्योंकि 1/t तो कांस्टेंट टर्म है। e to the power tx को फिर से इंटीग्रेट करूं तो e की पावर tx का इंटीग्रेशन फिर से हो जाएगा e की पावर tx डिवाइड बाय t, तो नीचे वाले t का हो गया स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया और इसकी लिमिट आप हमें लगानी है 0 से लेके 1। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट को भी सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 - x को कांस्टेंट रखेंगे, देन उसके बाद e to the power tx है तो e to the power tx का हो जाएगा e की पावर tx by t, उसके बाद माइनस जिस पार्ट को हमने कांस्टेंट रखा था उसका डिफरेंशिएशन दैट इज -1 और जिसको इंटीग्रेट करा था उसका वापस से इंटीग्रेशन, तो e की पावर tx डिवाइड बाय t स्क्वायर और ये लिमिट है 1 से लेके 2। अब क्या करना है, अब इन लिमिट्स को एक्सपैंड करना है। तो एक्सपैंड कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लिमिट किसकी यूज होगी, लिमिट वैल्यू यूज होगी x वेरिएबल की क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करा है, राइट। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो अगर मैं इस फर्स्ट फंक्शन के लिए देखूं तो व्हाट इज द अपर लिमिट, दैट इज 1। तो जब आप यहाँ 1 पुट करेंगे दिस विल बिकम e to the power t by t, राइट, 1 और ये भी 1 तो e की पावर t by t बचा। जब मैं 0 पुट करूंगा तो बेसिकली दिस फंक्शन कंप्लीटली बिकम 0 क्योंकि यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग दैट इज 0। सिमिलरली सेकंड फंक्शन को एक्सपैंड कर लेते हैं। सो अपर लिमिट कहती है माइनस साइन बाहर है e to the power t डिवाइड बाय t स्क्वायर, और जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा माइनस e to the power 0 दैट इज 1 डिवाइड बाय t स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। सिमिलरली यू कैन टेक दिस सॉल्व, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसमें अपर लिमिट रखेंगे 2 - 2 तो ये हो जाएगा 0, यानी कि इसके लिए फर्स्ट पार्ट हो गया 0, और जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो -2 - 1 1 और e to the power t डिवाइड बाय
सिमिलरली माइनस माइनस ये वैल्यू यहाँ हो चुकी है प्लस। अब अगर इसमें मैं लिमिट सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा e टू पावर 2t डिवाइड बाय t स्क्वायर, दिस इज द अपर लिमिट, माइनस e टू पावर t डिवाइड बाय t स्क्वायर, दिस इज द लोअर लिमिट। और ये आपके चारों पार्ट यहाँ पे हमने कर लिए सॉल्व, या आप कह सकते हैं हमने लिमिट अप्लाई कर दी। नाउ अब इन पार्ट्स को सिंपली सॉल्व कर लीजिए। क्या यहाँ पे कोई टर्म्स है जो कैंसिल आउट हो रही है? जी हाँ, यहाँ पे e टू पावर t डिवाइड बाय t और माइनस e टू पावर t डिवाइड बाय t कैंसिल आउट हो जाएगा। और बाकी जितनी टर्म्स हैं उसमें आप देखोगे t स्क्वायर इज अ कांस्टेंट टर्म, तो अगर t स्क्वायर को एलसीएम ले लिया जाए तो ये टर्म आपकी बच गई माइनस e टू पावर t, माइनस माइनस ये हो गया प्लस 1, उसके बाद प्लस e टू पावर 2t, देन उसके बाद माइनस e टू पावर t। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो दिस विल रिटर्न एज e टू पावर 2t माइनस ट्वाइस ऑफ e टू पावर t प्लस 1 डिवाइड बाय t स्क्वायर, एंड दिस टर्म कैन बी रिटर्न एज व्हाट? दिस इज बेसिकली नथिंग बट द a प्लस b होल स्क्वायर, राइट? दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर, तो दिस बिकम e टू पावर t माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। अगर हम इस स्क्वायर को एक्सपैंड करें तो वी गॉट दिस आंसर। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्टेन द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर दिस फंक्शन, तो ये हमने जो यहाँ पे सॉल्व किया है दैट इज अवर फाइनल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वैल्यू, ये आपका आंसर कहलाएगा। बट अब हमारा तो जो कॉन्सेप्ट था, हमें क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ना था कि एमजीएफ कैलकुलेशन तो सीखनी है, बट साथ के साथ अगर हमें क्वेश्चन इस टाइप से गिवन है तो एमजीएफ से मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट करूं, हाउ कैन आई कैलकुलेट द फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, या वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करना है, राइट? सेंट्रल मोमेंट कैसे लेके आए? तो सेंट्रल मोमेंट लाने के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से सबसे पहले जो कैलकुलेशन होती है वो कैलकुलेशन होती है v1, v2, v3, मतलब इन मोमेंट्स की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। और जी हाँ, ये कौन से मोमेंट्स हैं? ये है मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। एंड वंस आई नो v1, v2, v3, देन मैं सेंट्रल मोमेंट कैलकुलेट कर सकता हूं कि μ1 इज इक्वल टू हमेशा 0 होता है, μ2 की वैल्यू जो होती है दैट इज v2 माइनस v1 स्क्वायर, तो v1 भी आ जाएगा, v2 भी आ जाएगा, तो यहां से हम μ2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर आपसे कभी आगे कोई, वैसे तो इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता, पर इसके ऊपर अगर कोई मोमेंट बनता है तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन द सेम वे, राइट? सो बेसिकली v1 और v2 कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम दिस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन? सो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मुलाज हैं, एंड दीज आर द फॉर्मुलाज की अगर आपको मीन v1 कैलकुलेट करना है तो यू सिंपली डिफरेंशिएट द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वन टाइम एंड एट t इज इक्वल टू 0। अगर मुझे v2 कैलकुलेट करना है देन वी डन द डिफरेंशिएशन ऑफ द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन 2 टाइम्स एंड देन पुट t इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इफ आई वांट टू कैलकुलेट v3, ठीक है, तो ये हो जाएगा d क्यूब बाय dt क्यूब और ये हो जाएगा mxt एट t इज इक्वल टू 0। बट v3 तक कभी क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि वेरिएंस तक ही आता है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वेरिएंस कैलकुलेशन क्या है, दैट इज μ2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 स्क्वायर, और v1 अल्टीमेटली क्या होता है, दैट इज इक्वल टू x बार। तो अल्टीमेटली अगर आपको मीन या वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो दिस गिव्स यू मीन एंड दिस फॉर्मूला गिव्स यू वेरिएंस, राइट? सो अब बेसिकली इस कैलकुलेशन को करने के लिए हमने जो अपना मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव किया है उसको मुझे डिफरेंशिएट एंड देन डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी मुझे मिलेगा v1 v2। तो इस चीज के लिए हमने जो कैलकुलेशन करी है, इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाता है सो दैट वी कैन इजिली ऑब्टेन द डिफरेंशिएशन पार्ट। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे किया? अगर मैं यहाँ पे e टू द पावर t की एक्सपोनेंशियल सीरीज एक्सपैंड करूं तो एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या कहती है, दैट इज e टू द पावर t एक्सपोनेंशियल 1 प्लस t अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एज सॉन अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें हमें कहना है e टू द पावर t माइनस 1, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस 1 करता हूं तो यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट। और अगर इसके बाद मैं t से डिवाइड कर रहा हूं, यानी कि अगर मैं इस सीरीज को t से डिवाइड कर रहा हूं तो आफ्टर डिवीजन बाय t what is the left value? The left value is ये रह जाएगा हमारे पास 1 plus t upon factorial 2, similarly plus t square upon factorial 3 plus t cube upon factorial 4 as so on up to infinity, right? आप इस टर्म को आगे लिख सकते हैं t cube by factorial 3, तो t से t कैंसिल आउट होके दिस टर्म बिकम t square by factorial 3, राइट? सो यानी कि ये जो टर्म है ये रिड्यूस होके इस टर्म में आ जाएगी और इस टर्म का यहाँ पे होल स्क्वायर, राइट? अब यानी कि मुझे इस टर्म को फर्दर डिफरेंशिएट करना है तो भी मेरे प्रॉब्लम है। अगर आप इस टर्म को सिंगल डिफरेंशिएशन करते हैं तब तक तो ठीक है, बट अगर डबल डिफरेंशिएशन के लिए सोचेंगे वहां पे और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी राइज हो जाएगी। सो वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर पार्ट अगेन विद सम फॉर्मूलाज। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगता है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है बायनोमियल एक्सपेंशन। जी हाँ, ये होता है बायनोमियल एक्सपेंशन, दैट इज a प्लस b टू द पावर n। हम लोगों ने सबने पढ़ रखा है, दैट इज nc0 a टू द पावर 0 b टू द पावर n माइनस 0।
प्लस उसके बाद nc1 आपकी जो पावर 0 थी वो पावर इंक्रीज करती है और b वाली पावर एक डिक्रीज करती जाएगी। इसी तरह से nc2 दैट बिकम्स a स्क्वायर b टू द पावर n माइनस 2, राइट, एज ऑन ncn a टू द पावर n b टू द पावर n माइनस n, यानी b टू द पावर क्या हो गई 0। तो अगर इस चीज को हम a प्लस बी होल स्क्वायर लेके चलते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूले से बेसिकली वो सॉल्व होता है, एंड दैट इज नथिंग बट द b स्क्वायर, राइट, प्लस ऑफ ट्वाइस ab एंड प्लस ऑफ a स्क्वायर, राइट। सो यही सेम चीज हमें यहाँ पे एक्सपेंशन के तौर पे इस फंक्शन पे लगानी है सो दैट हम अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकें। अब यहाँ पे सीधे एक टर्म आपको लिखी मिल जाती है, अगर आप कहीं भी बुक वगैरह से इस क्वेश्चन को करेंगे तो वहां पे टर्म लिखी होगी कि एक्सपैंडिंग this series using binomial expansion and neglecting the higher order term, something they have written the answer. बट वो बेसिकली आया कैसे है? वो आया ऐसे है कि अगर मैं आपको बात करूं वी नीड ओनली सेकेंड डेरिवेटिव, राइट। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर हमें कैलकुलेशन करनी है और मैं कहता हूं mxt जो आपका फंक्शन है इट विल कंटेन सम क्यूबिक वैल्यू, राइट, टी क्यूब की कोई वैल्यू इसमें मौजूद है, t4 की वैल्यू मौजूद है। तो अगर आप इसे डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट में 3t स्क्वायर और 4t क्यूब, और उसके बाद डिफरेंशिएट करूंगा तो 6t प्लस 12t स्क्वायर, राइट। अब अगर मैं इसकी वैल्यू t इज इक्वल टू 0 के लिए कैलकुलेट करूंगा, यानी इफ आई पुट t इज इक्वल टू 0 ओवर हियर देन दिस कंप्लीट वैल्यू बिकम 0 ना, राइट। दैट मीन्स कि अगर टी क्यूब या टी क्यूब से हायर टर्म आपके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में अवेलेबल है, तो जैसे आप उसे डबल डिफरेंशिएट करके t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे द ऑल टर्म गेट वैनिश। तो दीज आर कॉल्ड द हायर ऑर्डर टर्म, जिनको हम यहाँ पे वैनिश कर रहे हैं, जिनको हम यहाँ पे निग्लेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि मुझे इस टर्म को एक्सपैंड करना है, राइट, तो इसको एक्सपैंड करने के लिए आई विल लेट कि दिस फर्स्ट टर्म, राइट, दीज टू फर्स्ट टर्म इज माय a, राइट, एंड दिस कंप्लीट टर्म इज माय b, राइट। सो अब मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपैंड करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab। सो इफ आई डू a स्क्वायर, राइट, अगर मैं यहाँ पे a स्क्वायर करता हूँ यानी 1 प्लस t बाय फैक्टोरियल 2 होल स्क्वायर, तो मेरी टर्म क्या बनेगी? मेरी टर्म बनेगी 1 प्लस t बाय फैक्टोरियल 2 होल स्क्वायर, दिस इज माय फर्स्ट टर्म, राइट। देन सेकंड b स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? अब मैं यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म को छोड़ देता हूँ, आई विल टेक ओनली 2 टर्म्स और मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ t स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस t क्यूब बाय फैक्टोरियल 4, ठीक है। ये एज ऑन सीरीज है बट अभी के लिए फिलहाल मान लिया तो ये दो ही टर्म है एंड दिस इज b स्क्वायर, एंड देन we have to write twice of a plus b यानी कि 1 plus t by factorial 2 multiply t square by factorial 3 plus t की पावर 3 by factorial 4, राइट। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसे सॉल्व करेंगे, इसके स्क्वायर को एक्सपैंड करें तो इसके स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे मुझे क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, t एक टर्म t मिल जाएगी ट्वाइस ab वाली, और एक टर्म मिलेगी t स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर यानी कि 4, राइट। वी गॉट दिस टर्म, दीज 3 टर्म्स। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि इस टर्म का आपको स्क्वायर एक्सपेंड करना है तो इसका स्क्वायर पहली वैल्यू क्या जाएगी? दैट इज t4, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? t6, और अगर आप ट्वाइस ए भी लिखेंगे तो यू विल गेट 2 इंटू टी की पावर 5, राइट। तो ऑल द पावर्स इन टर्म्स ऑफ t वो हमारी t क्यूब या उससे ग्रेटर हैं, तो इस पार्ट को हम एक्सपैंड नहीं करते, दैट्स व्हाई वी टेक इट एज हायर ऑर्डर टर्म, राइट। और इसलिए मैंने यहाँ पे केवल आपको 2 ही टर्म का एग्जांपल लेके समझाया, जबकि यहाँ पे कितनी है? यहाँ तो ये टर्म इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसके आगे हम जितनी भी टर्म एक्सपेंड करेंगे दीज ऑल आर हायर ऑर्डर, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। सेम केस है अगर आप इस टर्म में देखेंगे ट्वाइस ए बी, तो जब मैं a इंटू बी करूंगा यानी 1 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन दीज टर्म तो यहाँ पे एक टर्म बनेगी 2 इंटू टी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3, बट उसके बाद जो टर्म बनेंगी वो या तो टी क्यूब में बनेंगी या उसके हायर ऑर्डर में बनेंगी। अगर आप t वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हो आगे t स्क्वायर में तो अगेन इट बिकम t क्यूब टर्म, यानी कि इस पूरे एक्सपेंशन में मेरे पास जो t क्यूब से लेस वाली टर्म्स हैं वो या तो ये 3 टर्म बनी और या फिर आपकी ये एक टर्म बनी। तो अगर इन सबको मैं केवल कंसिडर करूं, केवल एक लाइन लिखनी होती है आफ्टर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन कि एक्सपैंडिंग यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन एंड नेग्लेक्टिंग द हायर ऑर्डर टर्म। Neglecting higher order expansion using binomial expansion we got 1 plus t square by 4 plus 2t square by factorial 3, जिसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो we got 1 plus t प्लस अगर हम दोनों को सॉल्व करें तो बेसिकली हो जाएगा t स्क्वायर बाय 3 और ये t स्क्वायर बाय 4 है तो दिस बिकम 7t स्क्वायर बाय 12। तो दिस इज माय मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन,
राइट। अब इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को मैं बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू वन टाइम और विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी टी सेकेंड टाइम, यानी सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इफ आई कैलकुलेट द फर्स्ट डेरिवेटिव, लाइक इफ आई कैलकुलेट डी एम एक्स टी बाई डी टी, सो वो मेरे वैल्यू क्या दे देगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस दिस बिकम 14 टी बाय 12। और जब मैं यहाँ पे सेकेंड यानी डी स्क्वायर एम एक्स टी बाई डी टी स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा, यानी इसी को वापस डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यू विल गेट 14 बाई 12 दैट इज 7 बाय 6। अब अगर ये दोनों वैल्यू हम एट t इज इक्वल टू 0 पे निकालें, यानी कि व्हाट इज v1, v1 इज d बाई डी टी एम एक्स टी एट t इज इक्वल टू 0। सो जैसे आप यहाँ t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दिस v1 बिकम 1 एंड अगर इस वाले फंक्शन में मैं v2 को मतलब t इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो यहाँ पे 7 बाई 6 है, क्योंकि कोई t की टर्म नहीं है, राइट। सो हमने अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए केवल इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को इतना ही एक्सपैंड किया है जितना हमारी रिक्वायरमेंट है, सो दैट हमें v1 और v2 कैलकुलेट हो सके, राइट। सो आई होप कि आपको ये स्टेप्स समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप इसे वापस से बायनोमियल एक्सपेंशन से देखिए, आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी है, कोई नई चीज नहीं है। बायनोमियल एक्सपेंशन सबने आपने पढ़ी है, राइट। एंड वंस यू गेट दिस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तब आप v1 v2 कैलकुलेट करते हैं। सो आई कैन राइट ओवर हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1, v1 I got 1 and what is the value of v2, v2 I got 7 by 6। तो I can simply calculate this variance and this is nothing but 7 by 6 minus 1, so ये आपका आ गया 1 by 6, right। So this is the calculation of variance, और you can say जब वेरिएंस कैलकुलेट किस पोर्शन में किया है, जब हमने सबसे पहले mgf कैलकुलेट किया है, और mgf भी कहां से, कंटिन्यूअस फंक्शन से, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, और इसी के साथ आपका मोमेंट कैलकुलेशन जो होगा वो हर टाइप के क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, कि चाहे आपका मोमेंट कैलकुलेशन डायरेक्ट वैल्यू से दिया जा रहा हो, सेंट्रल मोमेंट डायरेक्ट दिए जा रहे हैं, रो मोमेंट है, या मोमेंट अबाउट ओरिजिन है, या फिर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, राइट। इसी के साथ आपका ये कंटिन्यूअस फंक्शन बेस्ड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेशन ओवर। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे साथ डिस्कस करूंगा द केस ऑफ डिस्क्रीट फंक्शन। जब डिस्क्रीट फंक्शन लेते हैं तब उस केस में mgf कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।